स्टार्ट। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम पढ़ेंगे क्या, सेल बायोलॉजी। सेल क्या है, सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो और भी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे, सेल थ्योरीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सेल। सेल क्या है? सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग फॉर्म। जो सेल है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लिविंग फॉर्म की। कैसे है जो सेल है? बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल है लिविंग फॉर्म की। अभी हम यहाँ पे देखते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन देखेंगे। सेल इज द बेसिक structural, functional and fundamental unit of living form। कैसे? मतलब एक सेल है वो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लिविंग फॉर्म की। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, वो किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। एक जो बेसिक यूनिट बोलते हैं उसको, सेल को बेसिक यूनिट क्यों बोला गया है? क्यों उसको स्ट्रक्चरल बोला गया है? क्यों उसको फंक्शनल बोला गया है? और कैसे उसको फंडामेंटल बोला गया है? पहले हम स्ट्रक्चरल की बात करते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अगर हम देखते हैं, सबसे देखो सेल होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बेटा क्या बनाएगी? ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यूज बनाएंगे, और टिश्यूज फिर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम फिर क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम आगे बनाएगा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब आपने देखा होगा कि जैसे सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलकर टिश्यूज बनाए, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। अब ये जो टिश्यूज हैं, एनिमल टिश्यूज होंगे वो एनिमल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे। प्लांट टिश्यूज होंगे वो प्लांट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब ऑर्गन्स जैसे अगर हम प्लांट की बात करें तो ये प्लांट ऑर्गन्स ही हैं सारे, लीफ, स्टेम, रूट, ये सारे प्लांट ऑर्गन्स हैं। अगर हम एनिमल की बात करें बेटा, हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक्स ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने मिलके क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे के सारे इस तरीके से अपन देखते हैं। नर्वस सिस्टम। तो बेटा एक तरीके से हमने देखा कि ये एक सब सारा काम किससे हो रहा है? कंप्लीट सेल से हो रहा है। और लास्ट में देखते हैं हमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं। एंड व्हाई वी कॉल द फंक्शनल, व्हाई सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट कैसे होगी? क्योंकि एक जो सेल है उसके अंदर, कोई भी एक सेल का भी हम डायग्राम देखेंगे आगे, तो कोई भी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, चारों तरफ ऑर्गेनल्स हैं। सेल के अंदर ऑर्गेनल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, बहुत सारे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। तो इसके अंदर क्या होगा? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस रन करेंगी, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? इज द एनर्जी ऑफ करेंसी, एनर्जी है करेंसी की। अब ये एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सेल है जो क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लिविंग फॉर्म की। लेस देन ए सेल लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक सेल से कुछ कम है, सेल क्या है? सेल्स इज द माइक्रोस्कोपिक यूनिट। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलके बना है।
अब बेटा अपन बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे अपन कि हिस्ट्री क्या है सेल की। सेल की हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले भाई अपन ने देखा है कि सेल है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग फॉर्म। तो इसको डिस्कवर किसने किया? हु डिस्कवर द सेल फर्स्ट टाइम? सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया? इसकी डिस्कवरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा जो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक discovered dead cell. Robert Hooke discovered dead cell in cork slices in year 1665 के अंदर जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की? डेड सेल्स की। किसके अंदर? कॉर्क स्लाइसेस के अंदर। कॉर्क स्लाइसेस क्या है? कॉर्क की अगर हम बेटा बात करें, जो ट्री होता है उसकी जो बार्क होती है, उसका जो डेड पार्ट होता है उसको हम कॉर्क बोलते हैं। जो एकदम हार्ड रिजिड पार्ट होता है ब्राउन कलर की, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। उसके अंदर सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने किसको देखा? डेड सेल को देखा। उसके बाद में बेटा एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक के बाद में, कि अभी हमें जानना होगा भाई सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? द लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय लिविंग सेल was discovered by A.V. Leeuwenhoek, Anton von Leeuwenhoek। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की बेटा? लिविंग सेल की डिस्कवरी की सबसे पहले। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इनके पास में इतना अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था। जब लिविंग सेल की डिस्कवरी की एंटोन वॉन लीवेनहुक ने, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी जिसका मैग्निफिकेशन पावर बहुत ही ज़्यादा था। तो उसकी हेल्प से इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की। किसने डिस्कवरी की लिविंग सेल की? एंटोन वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की? लिविंग सेल की। अब अपन बात करते हैं किसकी? अब बेटा अपन बात करते हैं हु गिव्स द टर्म प्रोटोप्लाज्म। द टर्म protoplasm was given by पुरकिंजे। और इसकी जो डिस्कवरी की वो किसने की? फेलिक्स दुजारदीन नाम के एक साइंटिस्ट थे। एंड डिस्कवर बाय द प्रोटोप्लाज्म was discovered by फेलिक्स दुजारदीन। अब अपन ने देख लिया कि इन्होंने डिस्कवरी की। अरे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्म है क्या? व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं बेटा, तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म अगर और न्यूक्लियस दोनों की हम बात करें मेम्ब्रेन को हटाकर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और एक टर्म और होती है इसी के साथ में, प्रोटोप्लास्ट। द सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब ये सारी हमने कुछ डिस्कवरीज के बारे में देखा, इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा कि सेल जो है वो डिस्कवर किसने की। सबसे पहले जो डिस्कवर की थी सेल, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड कॉर्क स्लाइसेस के अंदर डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। जो टर्म प्रोटोप्लाज्म थी वो किसने दी? पुरकिंजे ने टर्म प्रोटोप्लाज्म दी।
अब उसके बाद में इसकी डिस्कवरी किसने की? फेलिक्स दुजारदीन ने। और प्रोटोप्लाज्म है क्या? प्रोटोप्लाज्म को हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, और ये है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। और एक टर्म और बोली मैंने साथ में, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट द सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सर ये क्या, सेल विदाउट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, अभी बेटा सारी चीजें आपके क्लियर होंगी। अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को देख रहे हैं। अगर ये टर्मिनोलॉजीज आप मेमोराइज रखोगे, जैसे ही अपन आगे देखेंगे तो आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद में बेटा अपन बात करेंगे सेल थ्योरी की, कि सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी किसने दी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल थ्योरी। आखिर सेल थ्योरी थी क्या? सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी की पहले अपन एक बात करते हैं। तो सबसे पहले सेल थ्योरी जिन साइंटिस्ट ने दी वो थे स्लीडन एंड स्वान। दो साइंटिस्ट थे, मैल्थीस स्लीडन एंड थियोडर स्वान, दो साइंटिस्ट थे। उनको अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एम स्लीडन एंड थियोडर स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी थी क्या? सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। बट एनिमल सेल्स आर डिफर फ्रॉम प्लांट सेल्स। व्हाई? एनिमल सेल्स हैं वो डिफरेंट कैसे हैं प्लांट सेल से? अरे बिकॉज प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, एनिमल सेल डजंट हैव सेल वॉल। एनिमल सेल्स के पास में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल्स के पास में क्या होती है? सेल वॉल होती है। पर इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन कर दी, बट ये एक चीज नहीं बता पाए। क्या? वो क्या था? वो था कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन्होंने सिर्फ क्या बताया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of cell, made up of cell. Animals cell is different from plant cell, different from plant cell, because cell wall is present in plant cell, because cell wall is present in plant cell. ये इन्होंने बताया, और ये कब प्रपोज की थी? 1839 के अंदर। बट ये नहीं बता पाए बेटा कि हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। कौन सी ईयर में? इन 1855 रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया? रुडोल्फ विर्चो एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी, इन्होंने क्या किया? सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया। और क्या बताया इन्होंने? द न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम pre-existing cells। इन्होंने क्या दिया? ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या मतलब? इन्होंने ये दी कुछ टर्मिनोलॉजी दी इन्होंने, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है जो न्यू सेल्स हैं, इसका मतलब है न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड द न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल।
जो सेल का प्रोडक्ट है उनसे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया। ओमनी सेलुला, ई सेलुला का मतलब है न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेलुला क्या है? सेलुला का मतलब होता है, सेलुला इज ए ग्रीक वर्ड जहां से सेल वर्ड डेराइव्ड हुआ है, और ग्रीक वर्ड इसका मतलब क्या है? सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम्स या कंपार्टमेंट्स। क्या होता है? लिटिल रूम्स या कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स जैसे ही हम स्लाइड के अंदर ऑनियंस पील को लेते हैं और उसको अगर अपन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो हमें एकदम से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स लाइक ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, एकदम कंपार्टमेंट लाइक कि पास पास में जैसे कुछ कंपार्टमेंट्स अटैच हैं, और ये एकदम से कंपार्टमेंट्स हैं। तो इनको इन्होंने क्या नाम दिया? कंपार्टमेंट्स या लिटिल रूम्स बताया। ये किस क्या है? सारी की सारी बेटा ये हैं सेल्स हैं। तो अब बताते हैं कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो अपन देखते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल, सपोज दिस इज द वन सेल गोज इनटू द डिवीजन, इसने डिवाइड किया और इसने 2 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन किया। इस सेल्स ने माइटोसिस डिवीजन शो किया, 2 सेल्स बनी, फर्दर इसमें डिवीजन हुआ, फर्दर न्यू बनी, फर्दर इसमें डिवीजन हुआ, फर्दर इससे 2 न्यू बनी, फर्दर इसमें डिवीजन हुआ, फर्दर 2 न्यू बनी। तो हम बोल सकते हैं कि जो न्यू सेल्स बन रही हैं वो किससे बन रही हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो भी न्यू सेल्स बन रही हैं वो किससे बन रही हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, और इससे क्या बन रही हैं? न्यू सेल्स बन रही हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स का बनना ही क्या कहलाता है? और क्या बताया इन्होंने कि जो सेल है वो एक बेसिक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जिससे क्या बना है? पूरी की पूरी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है और इसके प्रोडक्ट से बनते हैं। ये सब बेटा किसके बारे में हुआ? हमारी सेल थ्योरी के बारे में हुआ। अभी हमने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या देखा था? सेल की डेफिनेशन देखी थी कि सेल क्या है, क्यों वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है किसी भी सेल को। और हमने क्या देखा? हिस्ट्री के बारे में देखा कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी की। जैसे कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो जिन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। फिर आए कौन? एंटोन वॉन लीवेनहुक जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी? पुरकिंजे ने दी। उसकी डिस्कवरी किसने की? फेलिक्स दुजार्दिन ने की। और हमने देखा कि होती क्या है, मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ये सब हमने देखा। अब अपन एक बार थोड़ा देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अपन नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, 2 कैटेगरीज में हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। जो नंबर 1 है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड नंबर 2 जो है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड नंबर 2 इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब क्या डिफरेंस होगा इनमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दे स्पेंड वो ऑर्गेनिज्म जो किससे मिलके बने हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल्स, दोज ऑर्गेनिजम्स हैव सिंगल सेल, सिंगल सेल से जो मिलके बने हैं उनको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल पूरी की पूरी जो लाइफ है वो किस में परफॉर्म करते हैं? वो एक सिंगल सेल के अंदर पूरी की पूरी अपनी लाइफ है वो परफॉर्म करते हैं। लाइक हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं?
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हैं जो अपनी पूरी की पूरी लाइफ एक सिंगल सेल में, जैसे थोड़ा अपन अमीबा के बारे में डिस्कस करते हैं। अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ओनली सिंगल सेल होती है और उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल इरेगुलर होती है। सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है और इधर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये ओनली सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है और ये इसी के थ्रू अपने सारे के सारे फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करता है। फंक्शंस कौन से होंगे? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, डिवीजन, सब एक सिंगल सेल के थ्रू ही ये परफॉर्म करता है। और जो सेकंड कैटेगरी में हमने बेटा ऑर्गेनिजम्स लिए वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स हैव मोर देन वन सेल, जो एक से ज्यादा नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने हों। मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल्स, या फिर अपन बोल सकते हैं मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स से जो मिलके बने हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये अपना डिस्कशन हुआ टाइप्स ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। चलो अभी अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये आपके सामने बेटा आपको दिखाई दे रही है, ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है, ये एनिमल सेल की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अपन एनिमल सेल और प्लांट सेल की कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर सबसे आउटर मोस्ट आपको मिलेगा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। फंक्शन क्या है, क्यों होती है इसके अंदर सेल वॉल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का जो होता है एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, तो सर शेप की जरूरत तो एनिमल्स को भी होती है, लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है सेल वॉल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लांट है जो काफी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर रहता है, दे कांट लोकोमोट, जो एटमॉस्फेयर के अंदर उसको बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस करना पड़ता है, अनफेवरेबल कंडीशंस को फेस करना पड़ता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, हैवी रेन, स्टॉर्म्स वगैरह। तो इसलिए उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी रिजिड और हार्ड उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एक तरीके से, और इसके अंदर ये एब्सेंट होती है। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर प्रेजेंट होगी, आइदर प्लांट और एनिमल, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस भी बेटा दोनों के अंदर होगा, लेकिन प्लांट के अंदर अपन गोल्जी अपरेटस को डिक्टियोजोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम भी बोलते हैं। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होता है वो ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? क्लोरोप्लास्ट को हम ग्रीन प्लास्टिड भी बोलते हैं। जैसे अभी हम ऑर्गेनेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ पे अपन देखेंगे कि 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये 3 टाइप्स के जो हमारे प्लास्टिड्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, जो लीफ का कलर होता है वो ग्रीन इसकी वजह से होता है, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है बेटा? ऑटोट्रोपिक होते हैं। प्लांट्स जितने भी होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स आर हेटेरोट्रोपिक, तो इनके अंदर कुछ स्पेशल होगा, वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट जो है वो ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, एनिमल के अंदर एब्सेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट है वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होगा। वैक्यूल, वैक्यूल इसके अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा, इसके अंदर बहुत ही लिटिल स्मॉल अमाउंट में होगा। तो अब इसके अंदर और भी अपन देखते हैं कि फिर न्यूक्लियस दोनों के अंदर होगा, प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होगा और एनिमल सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होगा। बट न्यूक्लियस की पोजीशन बेटा वेरी करती है। प्लांट के अंदर वैक्यूल की साइज बड़ी होती है, इसलिए ये वो थोड़ा पेरीफेरी की साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के ऊपर आपको 2 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होंगी। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको हम बोल देते हैं
ER का मतलब है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द RER and another one is the SER. What is the meaning of RER and SER? RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको रफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके जो सरफेस है बेटा, उस सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स की वजह से इसकी सरफेस होती है वो रफ होती है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसके फंक्शंस हम देखेंगे जब ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। अब दूसरा जो होता है वो कौन होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है? लिपिड का सिंथेसिस करने का फंक्शन होता है। इसकी जो सरफेस होती है वो काफी स्मूथ होती है, बिकॉज यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए इसको अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। लार्ज वैक्यूल है, और क्या है? जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमेटिन होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमेटिन मिलेगा, न्यूक्लियर पोर मिलेगा, और न्यूक्लियोलस मिलेगा, ये सारी चीजें आपको, और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म की तरह फ्लूइड होता है। ठीक है बेटा, ये आपको ये सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेंगी। न्यूक्लियस है जो दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा, प्लांट के अंदर भी होगा और एनिमल सेल के अंदर भी होगा। और हम किसकी बात कर सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रियम लिखा हुआ है, सिंगुलर के लिए यूज हुआ है। अगर प्लूरल की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर एक से ज्यादा भी प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाई वी कॉल द पावर हाउस ऑफ सेल? बिकॉज इट हेल्प्स प्ले रोल इन एटीपी सिंथेसिस। एटीपी प्रोडक्शन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करती है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं राइबोसोम्स को, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। गोल्जी वेसाइकल्स होते हैं, स्मूथ ER हो गए, न्यूक्लियोलस हो गया, और हम बात करते हैं ये सारे के सारे हो गए। लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स को हम सोसाइटल बैग भी बोलते हैं, जब हम डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे लाइसोसोम्स किस गए? स्पिरोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो गया बेटा? साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म इसमें भी होगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, गोल्जी अपरेटस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये सारे होंगे। अब अपन थोड़ा इनमें डिफरेंसेस की बात करते हैं कि बेसिकली इसके अंदर डिफरेंस क्या क्या होंगे। तो चलो थोड़ा अगर अपन डिफरेंस की बात करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, अभी अपन देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होंगे एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल के अंदर। ये क्या है? प्लांट सेल है, और एक साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये इधर यहाँ पे मैंने बेटा बनाया है एनिमल सेल। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट होगी। प्लांट सेल के अंदर क्या होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो होगी वो क्या होगी? एब्सेंट होगी। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। गुड। सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट। अपन ने देखा था क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्या होगा? दूसरी साइड एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, वो क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। और यहाँ पे क्या होगा? एक और बात करते हैं अपन, वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा। और इधर क्या होगा? स्मॉल, और एब्सेंट भी बोल सकते हैं वैक्यूल को, एब्सेंट वैक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रोसोम। अरे सर ये तो आपने बताया ही नहीं था। सेंट्रोसोम बेटा प्लांट सेल के अंदर ऑलवेज एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट, सेंट्रोसोम क्या होगा? एब्सेंट होगा। और यहाँ पे सेंट्रोसोम का क्या होगा? प्रेजेंट होगा। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा। क्या फंक्शन होता है सेंट्रोसोम का?
सेंट्रोसोम्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, सेंट्रोसोम डिवाइड होता है, सेंट्रियोल्स में स्प्लिट होगा और दोनों सेंट्रियोल्स पोल्स पे जाएंगे जहां से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। ये आगे देखेंगे, अभी इन चीज़ों को डिस्कस करने का मतलब नहीं है, जैसे अपन पूरा बेस होगा तो इन चीज़ों को एकदम से अपने समझ में आ जाएंगी। तो और क्या क्या डिफरेंसेस होंगे बच्चों, ये बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो ज़्यादा डेंस नहीं होगा। साइटोप्लाज्म is not so dense, ये ज्यादा डेंस नहीं होगा। और यहां पे बेटा जो साइटोप्लाज्म is dense and granular, dense and granular होगा। साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, डेंस एंड ग्रेनुलर होगा। प्लांट सेल के अंदर ग्लाइऑक्सीजोम प्रेजेंट होगा। ग्लाइऑक्सीजोम होगा वो क्या होगा, ग्लाइऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम प्रेजेंट। और इस साइड में क्या होगा, ग्लाइऑक्सीजोम जो होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। ग्लाइऑक्सीजोम एब्सेंट। ये ग्लाइऑक्सीजोम क्या होता है, ग्लाइऑक्सीजोम एक ऑर्गेनल है बेटा जो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो क्या करता है, इसके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट एक साइकिल चलती है, जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं सीड के अंदर उनको वो जैसे फेट है, फेट को कन्वर्ट करेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, यानी न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल हम आगे देखेंगे। और इसमें अपन बेटा बहुत सारे डिफरेंसेस देख सकते हैं, कुछ आप भी देखना, बहुत सारे आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे। जैसे कि प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। एनिमल सेल के अंदर हम गोल्जी अपरेटस बोल देते हैं। और हम क्या, और भी बहुत सारे आपको डिफरेंस मिल जाएंगे। जैसे ये हो गया अपना गोल्जी बॉडी इज नोन एज डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल। गोल्जी बॉडी इज नोन एज डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल। और एनिमल्स के अंदर गोल्जी अपरेटस ही बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस ही बोलते हैं। और क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे लाइसोसोम की जगह बेटा स्पिरोसोम प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे लाइसोसोम की जगह लाइसोसोम ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, लाइसोसोम लाइक फंक्शंस ही होते हैं स्पिरोसोम के, बट यहाँ पे जो लाइसोसोम होता है उसको अपन स्पिरोसोम भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे सेल डिवाइड की बात करते हैं, तो एक सेल एनिमल सेल अगर डिवाइड करेगी तो वो किस मेथड के थ्रू डिवाइड करेगी, डिवीजन होगा अगर किसी भी सेल का, तो डिवीजन बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बाय सेल फ्यूरो मेथड। सेल फ्यूरो बनेगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, यानी जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड से डिवाइड होगा। सेल प्लेट मेथड से यहाँ पे वो क्या होगा, डिवाइड होगा। ये सब बेटा हमने देखे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के डिफरेंसेस के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, चलो अभी अपन डिस्कस करते हैं। ये अपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कशन हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चलो थोड़ा, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम सेल्स को टू पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ सेल
प्रोकैरियोटिक, एक साइड में बेटा मैंने लिखा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक साइड में मैंने क्या लिखा, यूकैरियोटिक सेल, एक साइड में मैंने लिखा यूकैरियोटिक सेल। क्या डिफरेंस है इनके अंदर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस होगा? प्रो का बेटा मतलब होता है, प्रो मींस प्रिमिटिव, प्रो मींस प्रिमिटिव, यू मींस ट्रू, यू मींस ट्रू, यू का क्या मतलब होता है? ट्रू होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियोटिक? कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो, और ट्रू मतलब वेल डेवलप्ड बोल सकते हैं। ट्रू न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट हो, एक है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक है जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अपन कैसे इसको अपन डिफाइन करते हैं? इसकी देखो सबसे पहले जो साइज की बात करते हैं, जो साइज होती है प्रोकैरियोटिक सेल की 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है, और जो साइज होती है यूकैरियोटिक सेल की, साइज होती है यूकैरियोटिक सेल की, वो क्या होती है? 1 to 100 माइक्रोमीटर। एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, द साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज लार्ज। इसकी साइज क्या होगी? थोड़ी लार्ज होगी। न्यूक्लियस कैसा होगा? लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट? लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस का क्या मतलब है? लेस डेवलप, हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होती हैं? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, सारी चीजें होती हैं। बट इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस है वो क्या होगा? न्यूक्लियोलस है वो एब्सेंट होंगे इसके अंदर, एब्सेंट होंगे, दोनों के दोनों ही इसके अंदर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। और ऐसे अपन लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस को क्या बोल सकते हैं? इसको अपन न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोइड। इसको हम न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं। और इधर बेटा क्या प्रेजेंट होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का क्या मतलब होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब होगा इसके अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगा और न्यूक्लियोलस भी मिलेगा, और ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और क्या डिफरेंस होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर? और अगर हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स का क्या मतलब होगा? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स का मतलब होगा कि जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन हो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सब इनके चारों तरफ आपको मेम्ब्रेन मिलेगी। तो यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर आपको मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स are absent, and here the membrane bounded organelles are present। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स क्या होंगे? यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। लाइक एग्जाम्पल की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट,
ER, ये सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और क्या डिफरेंस होंगे, जो बेटा राइबोसोम होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा, 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट, 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट। और यहां पे जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा, इन यूकैरियोटिक सेल 80S टाइप राइबोसोम, 80S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अब क्या मतलब है यहाँ 70S 80S, S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट। ये क्या होता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन कोफिशिएंट होता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है जिसके अंदर इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 70S को, तो 70S है 2 सब यूनिट से मिलके बनता है 50S प्लस 30S। अब इसको अपन ऐसे नहीं बोल सकते सर ये 50 प्लस 30 तो 80 हो गया, आपने 70 कैसे लिखा, 50 प्लस 70 ये क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, एक्सपेरिमेंटली लैब के अंदर किया गया है। तो इनका जो आता है कोफिशिएंट वो आता है 50S और इसका आता है 30S। तो 50S प्लस 30S मिलके क्या हुआ 70S। अब अगर अपन बात करते हैं 80S, ऐसे ही 80S को अपन ने 2 सब यूनिट्स में, ये हो गई बेटा लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, और ये कौन होगी लार्ज सब यूनिट, और ये हो गई स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। अब अपन बात करते हैं 80S। 80S को अगर अपन ने स्प्लिट किया तो 80S कितने में टूटी, 80S इज इक्वल टू 60S प्लस 40S। ये इसमें लार्ज सब यूनिट एंड ये स्मॉल सब यूनिट हो गई। तो यहां तक आप सभी को चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले इसको प्रिमिटिव बोलते हैं, इसकी साइज का डिफरेंस हो गया, लेस डेवलप्ड वेल डेवलप्ड 70S टाइप राइबोसोम, इधर 80S टाइप राइबोसोम। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में डिवीजन होगा तो बिल्कुल वो कैसा होगा, सिंपल फिजन के थ्रू। इसके अंदर जो डिवीजन टेक्स प्लेस बाय डिवीजन टेक प्लेस बाय सिंपल फिजन, सिंपल फिजन, सिंपल फिजन के थ्रू होगा। और इधर जो बेटा डिवीजन होगा इधर जो डिवीजन होगा सेल डिवीजन, डिवीजन टेक प्लेस बाय माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, एंड मियोसिस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं होंगे। अब अपन बात करते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल है। कोई भी सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसने डिवाइड किया, बीच से बाइनरी फ्यूजन हुआ, 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन ये जो माइटोसिस और मियोसिस होगा ये काफ़ी ब्रॉड लेवल पे अपन देखते हैं। तो अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी, प्रोकैरियोटिक का जो एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल कौन होगा, बैक्टीरिया सेल। और यूकैरियोटिक का एग्जांपल कौन होगा, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों यूकैरियोटिक के एग्जांपल हैं। जो बैक्टीरिया है उसकी हम बात करते हैं कि अभी हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल कैसी होती है। अगर मैं यहाँ पे बैक्टीरियल सेल ड्रॉ करने जाता हूँ तो कुछ इस तरीके से होती है। ये सेल हुई, ये इसके चारों तरफ कौन हो गई बेटा, सेल वॉल। ये सेल वॉल हो गई। यहाँ ये इस तरीके से ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर हो गई, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, स्लाइमी लेयर, अंदर ही अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से कुछ इस तरीके से इन्वेजिनेशंस निकले रहते हैं, इसमें ऐसी 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 कुछ स्ट्रक्चर्स निकली हुई रहती हैं जिसको हम मीजोजोम बोलते हैं। सेंटर में आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ ऐसा ऐसा फ्लूइड मिलेगा,
इस तरीके से, जिसको अपन साइटोप्लाज्म बोल देंगे। ये इसका साइटोप्लाज्म है। इस तरीके से जो भी आपको ये लिक्विड मटेरियल इसके अंदर दिखाई देगा उसको अपन क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब इस साइटोप्लाज्म में आपको क्या क्या मिलेगा, इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको सेंटर में कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। और आपको यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगी और कुछ आपको ऐसी स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगी इस तरीके से, कुछ ऐसी ऐसी आपको स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ऐसी ऐसी आपको स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगी जिनको हम क्या बोल देते हैं, फ्लैजिला बोल देते हैं। कुछ आपको ऐसी स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगी इसके अंदर जिनको हम पिलाई बोलते हैं। और इसके अंदर आपको और क्या क्या मिलेगा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे बहुत सारे। तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, प्रोकैरियोटिक सेल की है, प्रोकैरियोटिक सेल की है। तो सबसे इसकी प्रोकैरियोटिक सेल की हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये जो अपन स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं किसकी है, प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको सबसे आउटर मोस्ट ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसकी सेल वॉल है। ये क्या है, सेल वॉल है। ये किसकी बनी होती है, अगर हम बैक्टीरियल सेल की, प्रोकैरियोटिक में भी हम किसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बैक्टीरियल सेल की अगर ये स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरियल सेल है ये। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे आउटर मोस्ट सेल वॉल है, उसके नीचे आपको कौन मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। ओके, और यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। और इसके सेंटर में आपको ये न्यूक्लिक एसिड मिलेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसको हम पिली बोलते हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम, फ्लैजिला बोलते हैं, फ्लैजिला। इसका क्या फंक्शन होता है, फ्लैजिला का जो फंक्शन होता है वो होता है बेटा मूवमेंट का, कि मूवमेंट करता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। पिली होते हैं ये अटैचमेंट में रोल प्ले करते हैं। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी होता है, जो फ्लैजिला होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। इस तरीके से होता है फ्लैजिला। ये कुछ ऐसी ऐसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी इस तरीके से, जिसमें से इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन हुक। और ये जो आपको लास्ट में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको अपन बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। और ये स्ट्रक्चर किसकी है, फ्लैजिला की स्ट्रक्चर है ये। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये किसकी स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला की। और इसके अंदर आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, राइबोसोम्स मिलेंगे। कैसे राइबोसोम्स मिलेंगे, 70S टाइप के राइबोसोम्स मिलेंगे, 70S टाइप्स के आपको यहाँ पे राइबोसोम मिलेंगे। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है बेटा इसको अपन बोलते हैं मीजोजोम, मीजोजोम। इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक ऐसे फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जो इनर मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन से इन्वेजिनेट होके बनती है। और ये क्या करती है, रेस्पिरेशन का फंक्शन करती है। इट हेल्प्स, इसके अंदर क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लाइक फंक्शंस को ये क्या करती है, परफॉर्म करती है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के लाइक फंक्शंस को ये परफॉर्म करती है। ये न्यूक्लियोइड है जो इसका क्या है, क्रोमेटिन जिसको अपन बोल सकते हैं। लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस को अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लेस डेवलप्ड क्यों है, ये हमने अच्छे से अभी देखा ही था कि लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होने की क्या वजह है इसके अंदर। लेस डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे आपको कोई सेल मेम्ब्रेन दिखाई नहीं दे रही, कोई आपको इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं दे रही, कोई न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको अपन जो सिर्फ ओनली ये जेनेटिक मटेरियल है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। और फिर आपको यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहे हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं, लाइक डीएनए का रेप्लिकेट होना वो भी साइटोप्लाज्म में होगा, डीएनए से आरएनए का बनना यानी ट्रांसक्रिप्शन होना,
प्रोटीन का सिंथेसिस होना, ये सारे के सारे प्रोसेस कहाँ पे होंगे, सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। और आउटर मोस्ट और क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। राइबोसोम्स की हमने बात की थी, कैसे राइबोसोम्स होते हैं, 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम आपको यहाँ पे कैसे हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं। ये पीली है, 2 बैक्टीरियल सेल्स को आपस में अटैच करने में हेल्प करती है, आपस में अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला का जो फंक्शन होता है बेटा वो किसका होता है, मूवमेंट का होता है, लोकोमोशन का होता है, सेल्स को लोकोमोट करवाने में हेल्प करती है। 3 पार्ट से मिलके बनता है ये, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। इससे मिलके, इन तीनों से मिलके क्या बनता है, फ्लैजिला बनता है। इन तीनों से मिलके क्या बनता है, फ्लैजिला बनता है। और सिंगुलर को हम फ्लैजिलम भी बोलते हैं, फ्लैजिलम भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारा जो अपना डिस्कशन हुआ, मिजोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक एटीपी सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये सारे के सारे, और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।